हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही कम समय मिला है पेपर के लिए। अब आपको 23 अगस्त से आपको पेपर देना है। आज इसमें पहला तारीख हो गया, इस महीने का 1 अगस्त हो गया। आपके लिए महामैराथन की क्लास उपलब्ध करा दिए हैं। आज पहली महामैराथन की क्लास लेकर आए हैं जो कि संविधान स्पेशल यह क्लास होगी। संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराएंगे। इसके अंतर्गत संविधान के सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को कवर कराएंगे। तो चलिए, पेपर में आने वाले प्रश्नों की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए महामैराथन एक क्लास, आपके संविधान से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं उतने आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप संविधान के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते फिर भी इस क्लास को देखेंगे, उसके बाद संविधान की अधिक से अधिक जानकारी आपके पास हो जाएगी। तो चलिए, लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर अब तक आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो निवेदन बस यही करेंगे, पूरी क्लास को देखिए, पिछले क्लासेस को, और इस क्लास को पूरी देखिएगा और संविधान का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। आपके पेपर में संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, आपको पता होगा। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न स्टार्ट होंगे सरल से, धीरे धीरे कठिन होते चले जाएंगे। पूरी क्लास को देखिएगा। टॉप 50 प्रश्न लेकर आए आपके लिए। महामैराथन क्लास है और सुपर फास्ट तरीके से कराएंगे। कुछ इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आपसे कहा जा रहा है प्रथम संविधान सभा का अधिवेशन कब हुआ था। ए ऑप्शन देखिए 6 दिसंबर 1946 को, बी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को, सी ऑप्शन 16 दिसंबर 1946 को और डी ऑप्शन 13 दिसंबर 1946 को। चलिए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न रिपीटेड होंगे, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आपके लिए महामैराथन क्लासेस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपसे कहा जा रहा है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। ए ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है इसमें। चलिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, चलिए जवाहरलाल नेहरू हैं, बी एन राव हैं। कौन हो जाएगा? प्रथम अध्यक्षता किसने की? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये सिर्फ मात्र 2 दिन के लिए थे अध्यक्षता की। उसके बाद 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया अस्थायी तौर पर। ये अस्थायी तौर पर थे। ठीक है, आप याद कर लीजिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सुपर फास्ट तरीके से इस मैराथन को क्लास कराएंगे हम आपको। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपसे कहा जा रहा है संविधान सभा द्वारा चुने अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन अंबेडकर थे, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद थे और डी ऑप्शन फजल अली थे। फजल अली। चलिए, अभी हमने आपको बताया कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। 50 प्रश्न पढ़ मतलब 50 प्रश्न हमें पढ़ना है, तो कम से कम समय में पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अब मात्र 22 दिन का समय बचा हुआ है, आपको पता होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे, ए ऑप्शन देखते हैं के एम मुंशी थे, बी ऑप्शन देखिए बी एन राव थे, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन फजल आली। चलिए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 5 है हमारा। संविधान निर्माण परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जे बी कृपलानी, सी ऑप्शन अंबेडकर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपको पता होना चाहिए। क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो निवेदन बस यही करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिए इस क्लास को। अगर अभी तक आपने हमारे साथ इस क्लास को पूरा नहीं देखा तो पूरा देखिए एक बार, उसके बाद खुद निर्णय करिए कि यह क्लास आपकी को कैसी लगी। ठीक है, चलिए
संविधान का पूरा निचोड़ प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, क्योंकि संविधान स्पेशल यह क्लास है और संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में बनने वाले हैं उन सभी को कवर करा देंगे। बस आपको करना क्या है, आपको पूरी क्लास देखना है और कुछ नहीं करना। संविधान के बारे में आप एक भी बात नहीं जानते तब भी टेंशन मत लीजिए, इस क्लास के जरिए आप पूरी संविधान का निचोड़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो छठवें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ए ऑप्शन 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1950, सी ऑप्शन 26 दिसंबर 1950 और डी ऑप्शन 26 दिसंबर 1949। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सातवां प्रश्न होगा, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। ए ऑप्शन 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन 26 अक्टूबर 1950 और डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आपको पता होना चाहिए। चलिए 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इधर। अगले प्रश्न देखते हैं। थोड़ा गले में दिक्कत है, फिर भी आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये तीन शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपको बताना होगा। ए ऑप्शन देखते हैं 40वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 42वां, सी ऑप्शन 45वां और डी ऑप्शन 46वां। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो 1976 में हुआ था। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, तीन शब्द जोड़े गए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। मिनी संविधान, छोटा संविधान कह सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? चलिए कमेंट करिए, कौन सी भाग को संविधान का आत्मा? उद्देशिका को कहा जाएगा, मौलिक अधिकार को कहा जाएगा, मौलिक कर्तव्य को कहा जाएगा, आपात उपबंध को कहा जाएगा। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि उस भारतीय संविधान का वह भाग जिसे हम संविधान की आत्मा कहेंगे, इसमें वह हो जाएगा उद्देशिका। चलिए उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न हमारा है, देख लीजिए। प्रश्न होगा हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए बताइए, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई? क्या ब्रिटेन से, क्या अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से? चलिए बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। तो न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वह लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, ठीक है, समवर्ती सूची लिया गया है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए कनाडा से क्या लिया गया? भारत एक राज्यों का संघ है, यह शब्द जो है कनाडा से लिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास को आगे करते हैं। चलिए ब्रिटेन से क्या कौन सा चीज़ लिया गया आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब तक आपने 10 प्रश्नों को पढ़ लिया। अगर क्लास अच्छी लगी तो निवेदन बस इतना करेंगे, लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे प्रश्न सेम टू सेम छप सकते हैं आपके पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, टॉप 50 प्रश्न, 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। अभी तक आपको यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस नहीं मिले होंगे इस प्रकार की, जिस प्रकार की आज हम आपको मैराथन क्लास उपलब्ध कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी क्लास के लास्ट तक और अंतिम तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न है हमारा अगला, भारत के संविधान में सम्मिलित
समवर्ती सूची किस देश से ली गई? अभी हमने बताया, तो वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसकी कोई बात नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई, चलिए बताइए, चलिए कमेंट करिए। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न होगा हमारा 13वां प्रश्न होगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन रूस से, बी ऑप्शन अमेरिका से, सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य का विचार पूछा जा रहा है, तो उत्तर बताइए आप लोग। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। रैपिड फायर क्लास आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करेंगे, आधे घंटे के अंदर इस क्लास को समाप्त कर देंगे। बस निवेदन इतना करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अभी तक आपने संविधान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आधे घंटे का टाइम निकालिए और इस क्लास को पूरी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? क्या पहली अनुसूचित को, दूसरी को, चौथी को, पांचवी को? एक नए राज्य का सृजन करना, नए राज्य को बनाने के लिए किस अनुसूची में जरूर परिवर्तन करना चाहिए? तो पहली अनुसूची हो जाएगा हमारा, पहली अनुसूची। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहली अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 15वां प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन विषय कहाँ शामिल है? ए ऑप्शन आर्थिक नियोजन की बात की गई, आर्थिक नियोजन। ए ऑप्शन होगा संघ सूची में, बी ऑप्शन होगा राज्य सूची में, डी सी ऑप्शन होगा समवर्ती सूची में और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। जो प्रश्न आप पढ़े होंगे मैं उसको थोड़ी स्पीड में कर रहा हूँ। जैसे ही नए प्रश्न आ जाएंगे मैं थोड़ा धीरे क्लास को कर दूंगा। फिर भी इस प्रश्न को आप पढ़े होंगे तो आप रिवीजन कर लीजिए, लेकिन पूरी क्लास को देखिए जरूर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका आर्थिक नियोजन विषय का वर्णन कहाँ पर है? चलिए, तो आर्थिक नियोजन विषय तो संघ सूची का विषय है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संघ सूची। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 16वां प्रश्न होगा, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? आपसे कहा जा रहा है रेलवे पुलिस किस सूची का विषय? ए ऑप्शन संघ सूची, बी ऑप्शन राज्य सूची, सी ऑप्शन समवर्ती सूची, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए। तो रेलवे पुलिस जिसे हम जीआरपी कहते हैं, तो वह हो जाएगा समवर्ती सूची। आपको पता होना चाहिए कि राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 17 नंबर का, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद ए देखते हैं, अनुच्छेद 245, बी ऑप्शन अनुच्छेद 246, सी ऑप्शन अनुच्छेद 240, डी ऑप्शन अनुच्छेद 243। तो चलिए बताइएगा संवैधानिक दर्जा पंचायत को किस अनुच्छेद के द्वारा मिला? तो आपको पता होना चाहिए कि 243 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 18वें नंबर का, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन यूनियन, बी ऑप्शन फेडरेशन, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन उपयुक्त दोनों। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो हम भारत एक राज्यों का संघ है, ये राज्यों का संघ मतलब यूनियन हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इस प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं, तो लेट ना करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन है? क्या प्रधानमंत्री हो जाएंगे, गृह मंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट सचिव हो जाएंगे? तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन बस इतना करेंगे, रैपिड फायर क्लास को जरूर देखिए। 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप ही सोचिए अगर आपको 20 मिनट 25 मिनट के अंदर आपको 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है तो कितना महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 20वें नंबर का, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, इसे किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? ए ऑप्शन देखते हैं समता का अधिकार, बी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए।
चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो समता का अधिकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, तो समता का अधिकार कहा जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार व संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 30। चले क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 30। चले आप लोग 20 प्रश्न पढ़ चुके, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताते रहिए, क्योंकि आपके लिए महामाराथन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। आप रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अच्छे से क्लासेस मिलती हैं आपको। दोपहर 1 बजे में तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 22वें नंबर का, कौन से अधिकार, यहाँ पर कौन से अधिकार हो जाएगा? कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो मौलिक अधिकार ही आएगा। आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा क्या, 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अंतिम समय आपको रिवीजन करना है। समझ लीजिए इस क्लास को रिवीजन मान लीजिए। जितने समय में आप 50 प्रश्न पढ़ेंगे, हम आपको उतने समय में नए प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 50 प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपका दायित्व बनता है लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? ए ऑप्शन धार्मिक हो जाएगा, बी ऑप्शन भाषाई हो जाएगा, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों हो जाएगा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? चलिए तो उत्तर बताइए। तो उत्तर धार्मिक और भाषाई दोनों लोगों को मान्यता प्रदान करता है भारतीय संविधान। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धार्मिक और भाषाई दोनों लोगों को मान्यता प्राप्त किया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 49 हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 48 हो जाएगा, अनुच्छेद 35 हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? बधुआ मजदूर जिसका उन्मूलन कब किया गया था? ठीक है, चलिए वर्ष 1976, वर्ष 1977, वर्ष 1980, वर्ष 1985। आप कमेंट करके बताइए। बधुआ मजदूर तो 1976 में इसे संसद द्वारा पारित किया गया था, वर्ष 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग 25 प्रश्न पढ़ चुके हैं, मतलब इस क्लास की आधे प्रश्नों की संख्या खत्म समाप्त हो चुकी है। अब आपको बता दीजिए कैसी क्लास लग रही है। चलिए आप बताइए क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करिए जल्दी से। अभी जितने प्रश्न आप पढ़े हैं उतने ही प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट और आगे इसी क्लास में होने वाले, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। आज से पहले ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिली होगी। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। पूरी क्लासेज को देखिए। अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखे, जो भी 8 से 10 क्लासेज हुई हैं उसे देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हमारा क्या होगा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषेध किया गया है? तो उत्तर बताइए आप लोग। ए ऑप्शन अनुच्छेद 23, बी ऑप्शन अनुच्छेद 24, सी ऑप्शन अनुच्छेद 28 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 25। चलिए बताइए। 14 वर्ष से कम बालकों की जो उम्र होती है उनको काम करने की संविधान बाध्यता करता है। क्या हो जाएगा उत्तर? तो अनुच्छेद 24 में इस बात का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 24 में। ठीक है,
बी ऑप्शन, अनुच्छेद 24 में इस बात का उल्लेख किया गया कि छोटे बच्चे काम जोखिम भरे कार्यों को नहीं कर सकते। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। किस समिति के संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान से जोड़ा गया था? ए ऑप्शन, सरकारीय आयोग, बी ऑप्शन, काका कालेकर समिति, सी ऑप्शन, राजमन्नार समिति और डी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति। आपको पता होना चाहिए मूल कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो स्वर्ण सिंह समिति हमारा सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित थे। और कब जोड़ा गया था आपको बताना होगा, कमेंट करिए कब जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन देखते हैं एकल, यहाँ पर माफी चाहते हैं एकल संक्रमणी मत द्वारा, बी ऑप्शन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको पता होना चाहिए कि एकल संक्रमणी हस्तांतरणी पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यह हमारा दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में रिक्ति को भरने की अधिकतम समय सीमा क्या है? क्या 5 महीने है या 6 माह है या 8 माह है या 2 माह है? तो उत्तर होगा हमारा 6 माह के अंदर जो भी रिक्त पद होगा हमें भरना होगा, चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी के राज्य के, तो इन सभी को 6 माह के अंदर हमें चुनाव करा लेना है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करा लिया जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर नए पद को भरा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन राज्यपाल और डी ऑप्शन महान्यायवादी। उत्तर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या पद से इस्तीफा दे दे तो उस समय कौन संभालेगा आपसे पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति हो संभालेंगे राष्ट्रपति के पद को। अगर उपराष्ट्रपति उस देश में नहीं है, भारत के देश में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ही नहीं हुआ, चुनाव ही नहीं हुआ, तो तब कौन संभालेगा? कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, आप याद कर लीजिए। 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं आप लोग, अभी भी 20 प्रश्न है। आप पूरी क्लास को देखिएगा। आप सोचिए अभी आपको लगभग 15 से 16 मिनट मुश्किल से हुआ होगा, आपको 30 प्रश्न प्रोवाइड करा दिया गया। किस स्पीड से आपकी मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है आप खुद देखिए और खुद समझिए। आपके पास अंतिम समय है, जितना भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास जो भी 23 दिन का समय है, आपको 23 तारीख को पेपर ही देना। मान लीजिए 20 तारीख तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा इधर उधर काम करेंगे, उसके बाद आपको पेपर देने जाना ही होगा। तब 20 दिन में आपको इस प्रकार की क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे, बने रहिए, पूरी क्लास को देखिएगा। अभी भी आपको हम यहाँ से टॉप 50 प्रश्न कहे थे तो टॉप 50 प्रश्न कराएंगे। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर क्लास बड़ी नहीं होगी तो उससे ज़्यादा भी प्रश्न करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 31वां प्रश्न होगा हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? अभी हमने आपसे बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो कौन संभालेगा, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ए ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और बी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन महान्यायवादी। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। अभी हमने आपसे बताया कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो उसके पद को उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी इस्तीफा देंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? कौन संयुक्त अधिवेशन जानते हैं? अनुच्छेद कितने में? क्या 108 में? कमेंट करके बताइएगा। संविधान का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है यह कमेंट करिए और जरूर बताइएगा किस अनुच्छेद में है।
तो चलिए, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ए ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। कई लोग होंगे जो प्रधानमंत्री को टिक कर देंगे, क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर प्रधानमंत्री को ही वरीयता दी गई है। वैसे तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति उतने फेमस नहीं होते जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री फेमस किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति महोदय। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 108 के द्वारा बुलाएंगे। तो चलिए आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्न में से दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मतलब 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन KR नारायण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए। तो पता होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद वह पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति 2 बार बने थे, उनको आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। बाकी आपकी इच्छा, तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपको 23 अगस्त को पेपर देने जाना है, यह भी आप जानते होंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, तैयारी करते रहिए, एडमिट कार्ड तो आएगा ही। ठीक है, आपको पता होगा कि 60,200 सीट है, उसमें 48 लाख लोगों ने फार्म भरा है। तो सोचिए कितना कंपटीशन है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं हमारा अगला। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन राज्यपाल, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन महान्यायवादी। तो चलिए कमेंट करिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का भी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा 35वां प्रश्न का, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्या लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह हो जाएगा लोकसभा के पद प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा। ठीक है, चलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है, आपको भी पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा 36वां प्रश्न होगा। 36वां प्रश्न देखिए, संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग कौन ले सकता है? ए ऑप्शन महालेखाकार, बी ऑप्शन महान्यायवादी, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन राज्यपाल। चलिए इस प्रश्न को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि यह प्रश्न कई पेपरों में आया हुआ है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। संसद मतलब पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? वह हो जाएंगे महान्यायवादी। अभी हमने आपको बताया, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ठीक है, महान्यायवादी अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो दोनों नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? क्या 4 वर्ष होता है या 3 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है? चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पूरी क्लास को देखिएगा, 50 प्रश्न से पहले आप मत छोड़िएगा इस क्लास को। चलिए आगे देखते हैं, 38वां प्रश्न का हमारा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगी? आपसे कहा जा रहा है जो लोकसभा का सीटों की संख्या है, तो 1971 में निर्धारित कर दिए गए थे कि इतने साल तक यह यथावत बनी रहेगी। तो वह वर्ष कौन सा होगा? ए ऑप्शन वर्ष 1925 तक, बी ऑप्शन 2026 तक और सी ऑप्शन 2028 और डी ऑप्शन 2030। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2026 तक यथावत इस सीटों को बनाया जाएगा, उसके बाद इन सीटों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला प्रश्न है लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या पूछी गई लोकसभा के, तो ए ऑप्शन 550, बी ऑप्शन 542, सी ऑप्शन 548, डी ऑप्शन 553। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए तो उत्तर हो जाएगा हमारा 550 हो सकती है। चलिए 550 हो सकती है, ए ऑप्शन हमारा सही जगह 550 हो सकती है। अब तक आपने लगभग 40वां प्रश्न देखिए। पहले 40वां प्रश्न होगा लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है। 1/20 होता है, 1/8 होता है, 1/5 होता है, 1/10 होगा। तो उत्तर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है। क्लास अच्छी लगी तो निवेदन बस करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कराई जा रही है। क्योंकि देखिए आपको 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, वह भी 20 से 25 मिनट के अंदर कराई जा रही है। किस प्रकार से तैयारी कराई जा रही है आपके अंतिम समय के लिए, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और आपसे कुछ नहीं किया मांगा जा रहा है, आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, ना आपका पैसा कहीं से कटेगा, ना कुछ आपकी नेट, आपका नेट ही जाता जाएगा, कुछ जाता नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। निवेदन बस इतना करेंगे कि सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कर दीजिए इस क्लास को। ठीक है, अपने मित्रों तक शेयर करिए। अंतिम समय में उनको भी अच्छी क्लासेस चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो यह क्लासेज एकदम महत्वपूर्ण है रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम 10 प्रश्न इस क्लास के बचे हैं। जितने भी लोग अभी तक देखें इस क्लास को, पूरी जरूर देखिएगा इस क्लास को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 41वें नंबर का, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन मेघालय हो जाएगा। चलिए तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा में हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में सबसे अधिक भेजता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, भेजता है प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। जब उत्तर आप पता होगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है यूपी का, वही हो जाएगा। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। चलिए उत्तर बताइए। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 404 विधानसभा की संख्या है सीटों की, आपको पता होना चाहिए। 404 विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसमें राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें, लोकसभा की सबसे अधिक सीटें इस प्रकार से हैं कि आप याद करना चाहिए। विधान परिषद की सबसे अधिक सीटें 100 सीटें हैं। इन सभी को याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में। 43वां प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ए ऑप्शन 6 वर्ष का, बी ऑप्शन 5 वर्ष का, सी ऑप्शन 4 वर्ष का और डी ऑप्शन 1 वर्ष का। तो उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा है अस्थाई सदस्य कहा जाता है, अस्थाई होती है या कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो वह हो जाएंगे 12 व्यक्ति। ठीक है, 12 व्यक्ति। अभी तो लोकसभा में हटा दिए गए, अब राज्यसभा भी हट गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा रॉन्ग कर लीजिए, रॉन्ग लिख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, अभी हमें इस प्रश्न को और देखना होगा, तब आपको अगले क्लास में इस प्रश्न के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो कि क्षेत्रफल के अनुसार होगा, तो वह हो जाएगा लद्दाख। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, लोकसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होगी। क्या 21 वर्ष होगी, 25 वर्ष होगी, 28 वर्ष, 30 वर्ष। तो उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि राज्यसभा को बुजुर्गों का सभा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था वह कौन थे। ए ऑप्शन जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन सरदार हुकुम सिंह, सी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, तो उत्तर बताइए आप लोग। तो उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर साहब थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि पास भी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? क्या 108 या अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए 48 प्रश्न पढ़ चुके हैं आप हम लोग। अब आपके पास सिर्फ 2 प्रश्न और हैं, हमें पढ़ना है, पूरी पढ़िएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, निवेदन बस इतना करेंगे, आपके एक सब्सक्राइब से कुछ जाएगा नहीं आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? ए ऑप्शन 14 दिन, बी ऑप्शन 14 महीने, सी ऑप्शन 28 दिन और डी ऑप्शन 60 दिन। तो उत्तर हो जाएगा बताइए हमारा, तो 14 दिन अधिकतम रोक सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न होगा, 50 नंबर का प्रश्न होगा हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 356, बी ऑप्शन अनुच्छेद 352, सी ऑप्शन अनुच्छेद 360 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए, कौन सा अनुच्छेद होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, राष्ट्रपति का शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है, आप बताइए, कमेंट करिए। एक बार जरूर कमेंट करिए। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको से सुनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो हाँ, इसमें 3 जो भारत, आपके पता होगा कि संविधान में आपके 3 आपातकालों की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 360, यह हो जाएगा वित्तीय आपात। ठीक है, ये हो जाएगा वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात। ठीक, और 352 हो जाएगा इमरजेंसी। ठीक है, चलिए आपातकाल 352 के अंतर्गत आपातकाल की वर्णन हो जाएगा, आपातकाल। ठीक है, चलिए आपातकाल लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आपातकाल। और 356 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है हमारे देश में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारे साथ इतने लोग इस क्लास के लिए जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाएगा आपके लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए। चलिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे एक महान मैराथन क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।